नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 70% और 3 साल का नोटिफिकेशन आ गया है कि ओबीसी और जनरल वालों को 70% चाहिए एलएलबी में, बीए एलएलबी में, बीकॉम एलएलबी में, बीबीए एलएलबी में, मतलब जहाँ भी एलएलबी लगी है तो ओबीसी और जनरल वालों को 70% से ऊपर चाहिए और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस जिनके 70% नहीं है। तो ये आप सबको पता है। तो इसमें एक उपाय यही है कि अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो स्टेट है इन पे हमें क्या करना है, फोकस करना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में फोकस करने के लिए है कि आप मेरे साथ अगर इनको खत्म कर लेते हो तो जब ये एग्जाम होगा तो आपके 2 से 3 बार ये खत्म हो जाएंगे और 2 से 3 बार खत्म हो जाएंगे तो फिर आप अपने हिसाब से इसका चार्ट फॉर्म जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। क्या मैं यहाँ पे रीडिंग ही इसलिए करता हूँ कि मेरा टैग ही है कि आओ मिलकर खत्म करें, मैं अकेला खत्म करने के लिए नहीं हूं। आप लोग सपोर्ट करोगे, मैं डेली ही ऐसे हर एक्ट का वीडियो ऐसे ही लाऊंगा और साथ में मिलकर खत्म करेंगे। कुछ अगर आपको लगता है तो कुछ मुझे भी बताइए, मैं आपको बताने के लिए बैठा ही हूं, है ना। चलिए इसी के साथ हम अगली क्लास, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 चैप्टर 7। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 बहुत सिंपल चैप्टर है, सीधा सीधा बात करता है। क्या बात करता है चैप्टर 7? चैप्टर 7 बात करता है निष्पादी और साक्ष्यों के उपसंजाति प्रवर्त कराने के विषय में द इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट और विटनेस। मतलब आपको अपीयर कराना है, और अपीयर किसको कराना है? एग्जीक्यूटेंट को, निष्पादी को और विटनेसेस को। क्यों कराना है, क्या है इसका कारण? इसका कारण ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराने कोई अदर व्यक्ति आता है तो कैसे मान लें कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट है जो एग्जीक्यूट किया गया है उस व्यक्ति द्वारा। जैसे कि रमेश द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हुआ है और मुकेश उसको लेके आता है, तब रजिस्ट्रार के दिमाग में ये चीज आती है कि ये ऐसा तो नहीं, ये फॉल्स है, ये फॉल्स फैब्रिकेशन करा के किसी के झूठे साइन करा के रमेश के नाम से लेके आ गया है, ठीक है। और अगर इतने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर ये बोलते हैं कि भैया बताइए कि ये अटेस्टेड किसके सामने हुआ था, मतलब अटेस्टेड विटनेस की जरूरत होनी चाहिए कि विटनेस है। तो इसलिए बोल रहा है कि आपको अपीयर होना पड़ेगा, अगर हम बुलाएं तो आपको अपीयर क्या करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। चलिए अब क्या बात होती है, बात ये होती है कि इसको पढ़ा, क्या पढ़ा कि एनी पर्सन प्रेजेंटिंग एनी डॉक्यूमेंट, सीधा सीधा लिखा है कि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कौन करता है, वो करता है एनी पर्सन। अब एनी पर्सन, जो कि पर्सन की डेफिनेशन आपने आईपीसी में पढ़ रखी है ना, कि एनी एज ऑफ, चाहे वो किसी भी नर हो या नारी हो, है ना, मेल हो या फीमेल हो, ये वाले पढ़ा है, तो वो पर्सन वो भी हो सकता है, ठीक है। अब आया तो डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लेमिंग अंडर एनी डॉक्यूमेंट, और एनी पर्सन वो भी हो सकता है जो हिमसेल्फ भी हो सकता है, जिसने एग्जीक्यूट किया वो व्यक्ति भी आ जाएगा तो भी टेंशन नहीं है, और इनके अधीन विटनेसेस के या एग्जीक्यूटेंट के अधीन क्लेम करने वाला कोई व्यक्ति भी आ जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। और ये दोनों क्या करते हैं, कोई एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, एनी डॉक्यूमेंट उपस्थापित मतलब प्रेजेंट करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या किया ने, प्रेजेंट किया, और आप प्रेजेंट कहां करना है, रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जब प्रेजेंट करेंगे तो अब ये एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट है, अब एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट को क्या कराना है, हमें रजिस्टर्ड कराना है। और जैसे ही हम इसको रजिस्टर्ड कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार जो ऑफिसर है उसको आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कि वो एग्जीक्यूटेंट को बुलाए या विटनेसेस को बुलाए फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी चेक करने के लिए, इस पर्सन की वैलिडिटी चेक करने के लिए कि भैया ये पर्सन वैलिड है या नहीं है, जो लेके आया है वास्तविकता में करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, डॉक्यूमेंट फॉल्स तो नहीं है ना। इस सब चीजों में तो रजिस्ट्रार क्या करेगा भाई साहब, रजिस्ट्रार करेगा। एक तो 3 चीजें हैं, एक तो कोर्ट और एक है आपका ऑफिसर, एक तो कोर्ट है और एक दूसरा आपका अधिकारी है। तो कोर्ट और अधिकारी जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करें उस हिसाब से क्या करेगा, वो
करेगा। और दूसरा है रिक्वेस्ट, रजिस्ट्रार रिक्वेस्ट करेगा स्वविवेक पे, डिस्क्रिशन पे, उसको लगता है कि नहीं यार हेल्प लेनी चाहिए, तो वो बोलेगा ऑफिसर या कोर्ट से कि आप क्या कीजिए, समन जारी कर दीजिए। और जब ये समन जारी करेंगे तो अपीयर होना पड़ेगा इनको रजिस्ट्रार ऑफिस में, होना पड़ेगा किसको, एग्जीक्यूटेंट और विटनेसेस को। ठीक है, तो ये स्वयं या सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता जैसा कि समन में वर्णित हो आ सकता है, मतलब या तो खुद आ जाए, स्वयं आ जाए, या तो इसका कोई एजेंट भी आ जाए, वो भी ऑथराइज होना चाहिए। तो ये हमारा था पूरा सेक्शन 37। क्या था ये हमारा पूरा सेक्शन 37। क्लियर हुआ? इतनी सी चीज थी, उसी चीज को बड़ा चढ़ा के लिखा है। मतलब अगर व्यक्ति को बुलाना है, चाहे एग्जीक्यूटेंट को या उसके ऑथराइज एजेंट को, तो कैसे बुलाओगे? उसको बुलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, समन जारी करके आप बुला लोगे, और समन जारी होता है इसकी रिक्वेस्ट पे। क्लियर बात? चलिए चैप्टर सेक्शन 37 पे आते हैं। सेक्शन 37, ये 36 था, सेक्शन 36। अब 37 पे आते हैं। चलिए क्या बोलता है 37 बोलता है कि ऑफिसर या न्यायालय समन निकालेगा और उसकी तामीली कराएगा। मतलब आप लास्ट की लाइन ले लीजिए और उस पर लिख लीजिए 37, सीधा बोला है कोर्ट ही निकालेगा समन। कौन निकालेगा? कोर्ट निकालेगा और सर्विस कराएगा। जैसे कि आपने सीआरपीसी में पढ़ रखा है, कहाँ से 61 से 69 पढ़ा है। समन का फॉर्मेट आपको बड़े अच्छे से पता है कैसा होता है। समन का फॉर्मेट नंबर होता है, फॉर्म नंबर होता है 33, आप जाके देख लेना। दूसरा कैसा होता है? डुप्लीकेट होता है। तीसरा क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। तीसरा होता है सील साइन होंगे अधिकारी के, और हाई कोर्ट जैसा डायरेक्ट करे वैसा वैसा समन जाता रहेगा। तो ये हमने सीआरपीसी में फॉर्मेट पढ़ते हैं उसका, किसको जाएगा, कौन जारी करेगा, है ना। तो ये हमें वहाँ है, ऐसे ही सेम है। तो ये क्या है? रजिस्ट्रार ऑफिस है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिक्वेस्ट करी और ऑफिसर ने तो क्या करेगा? या तो ऑफिसर या तो न्यायालय, दोनों चीजें याद रखना है, या न्याय या ऑफिसर, दोनों क्या कर सकते हैं? समन जारी कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसे मामलों में जहां संदेह चपरासी की फीस की प्राप्ति पर, सर्विस तभी होगी जब चपरासी की फीस का संदाय हो जाए। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दी इनने। अपॉन रिसीव द प्यून फीस पेबल सच केसेस, प्यून फीस पेबल सच केसेस, प्यून फीस केपेबल सच केसेस, प्यून फीस केपेबल सच केसेस के बारे में बात करता है। समझ में आई बात को आपको? ठीक है। सेक्शन 38 क्या बात करता है? पर्सन एग्जम्प्ट फ्रॉम द अपीयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बारे में बात करता है। रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपसंजाति से छूट प्राप्त व्यक्ति, रजिस्ट्रेशन कार्यालय में उपसंजाति से छूट प्राप्त व्यक्ति के बारे में क्या होती है? ये चर्चा होती है। क्या बात है? वह व्यक्ति जो अंग शैथिल्य के कारण जोखिम या घोर असुविधा के बिना रजिस्ट्रेशन कार्यालय में उपसंजात होने अयोग्य है। ए पर्सन हु वी रीजन बॉडीली इन्फॉर्मिटी ऑफ द एनेबल विदाउट रिस्क एंड सीरियस इनकन्वीनियंस ऑफ द अपीयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। सिंपल सी बात करता है। क्या बात कर रहा है? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपीयर होने में किसको छूट दी गई है? 38, बुलाना है, उसको क्या कराना है? अपीयर कराना है। तो अपीयर होने के लिए कुछ एक्सेप्शन है। किन व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाएगा? पहला तो सीधा सीधा बोला है जो डिसेबल है, डिसेबल पर्सन को नहीं बुलाया जाएगा। दूसरा जो पर्सन है वो अगर जेल में है तब नहीं बुलाया जाएगा। और तीसरा जो पर्सन है जिसने लॉ ने एग्जम्प्ट किया है उसको नहीं बुलाया जाएगा, है ना। लॉ द्वारा जिसको मना किया गया है तो उसको भी नहीं बुलाया जाएगा। क्लियर हुआ? और
दूसरा इसका सबसेक्शन जो बात करता है, वो दूसरा सबसेक्शन बात करता है कि अगर इनको नहीं बुला रहे हो ना तो एक काम करो, स्वयं जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, जो कि हम 31 में पढ़ चुके हैं। सेक्शन 31 के घर पे जाके क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उस जेल में जाके क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, और अगर आप स्वयं नहीं जा पा रहे हो तो कमीशन जारी कर दो, और कमीशन हमने अब अच्छे से पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ऑर्डर 26 और सेक्शन 76 सीपीसी में, है ना। क्लियर हुआ, कमीशन भेजेगा, कमीशन भिजवाएगा, ये वाली बात क्लियर हुई आपको, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 39 बात करता है समनों के कमीशन के बारे में, विधि के बारे में बात करता है कि भैया अब यहाँ पे हमने समन करा, किस में समन किया, 37 में समन किया, कमीशन किस में किया, कमीशन हमने जारी किया 38 में। इस टाइप से अगर आप याद रखोगे तो आपको ज्यादा सुविधा हो जाएगी। तब अब क्या है, विधि क्या बोलता है इनके बारे में, लॉ के विषय में क्या है, लॉ के बारे में क्या है, तो देखिए समझिए इस चीज को। 39 बोलता है समन, कमीशन और साक्षियों के बारे में विधि। समन, कमीशन और साक्षियों के बारे में विधि। लॉ एज टू समन्स, कमीशंस एंड विटनेस। लॉ किसके बारे में बता रहा है आपको, समन्स। दूसरा किसके बारे में बता रहा है आपको, कमीशन। तीसरा किसके बारे में बता रहा है आपको, विटनेसेस, साक्षी। ठीक है, क्या बात करता है, ये बात ये कर रहा है कि द लॉ इन्फोर्स द टाइम बीइंग। क्या वाली बात बोली है इसमें, सीधा सीधा बोला गया है, दो चीजों पर फोकस करा। सिविल न्यायालय के समक्ष वादों में यदि कोई समन या कमीशन के बारे में या साक्षियों की हाजिरी प्रवृत्त कराने में या उनका कोई पारिश्रमिक है, ठीक है, उसके बारे में अगर है, किन किन के बारे में बोला है, पहला जो सिविल प्रोसीडिंग है, जो समन और कमीशन प्रोसीडिंग है, और जो विटनेस को अपीयर कराने की प्रोसीडिंग है, और जो इनका पारिश्रमिक लगता है, खर्चा वर्चा, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, पारिश्रमिक को आपका रेम्यूनरेशन। याद रखना ये ट्रांसलेशन भी है, ठीक है। तो इनको पहले जो विधि थी उनको छोड़ दो, पूर्वोक्त विधि को छोड़ के। पूर्वोक्त विधि मतलब जैसे कि पहले ये सीआरपीसी में जो समन जारी होता है, जो सिविल प्रोसीडिंग में जो समन जारी होता है, विटनेस को बुलाने की प्रक्रिया है, और विटनेस को अपीयर 161 सीआरपीसी में जिस तरीके से उनको, तो उनका पूरी प्रोसीडिंग को पूर्वोक्त छोड़ के, और जो ये चल रही है तत्समय प्रवृत्ति विधि को यथोपूर्वक छोड़कर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निकाले गए किसी भी समन, किसी भी कमीशन और किसी भी उपसंजात होने के लिए सम्मिलित किया गया व्यक्ति पर लागू होगी। मतलब इन पूरे उपरोक्त विधि को छोड़ के जो इसमें चेंजेस हुए हैं, चेंजेस के साथ जो आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट है, चेंजेस के साथ आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो इन तीन चीजों पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। क्लियर हुआ, सीधा सीधा बोला है कि भैया पहले वाली विधि तत्समय प्रवृत्त पूर्वोक्त विधि को छोड़ के, चाहे उनका जो पारिश्रमिक है उसको भी छोड़ दो, लेकिन इसके बाद जो यथासाध्य क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, और इस अधिनियम के तहत यदि समन जारी हुआ है, कमीशन जारी हुआ है, विटनेस के अपीयर होने के लिए नोटिस जारी हुआ है, तब क्या करेंगे, वह लागू होगा रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से, कि वो इस एक्ट में समन किया गया है, इस एक्ट के हिसाब से कमीशन जारी किया गया है, और इस एक्ट के हिसाब से विटनेस को कॉल किया गया है। क्लियर हुआ। चलिए चैप्टर 8 पे बात कर लेते हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं, सीधा आपको बस दिमाग में रखना है चीजों को, क्योंकि डायरेक्ट ही पूछा जाएगा और डायरेक्ट में से ही आपको आना है, ठीक है। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाते रहना कि यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, सब लॉजिक आपका सेट होना चाहिए, ठीक है।
आपका दिमाग सेट होना चाहिए तब। चलिए चैप्टर 8, पढ़ाने को बहुत कुछ है लेकिन उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि काम का है। ऐसे तो रजिस्ट्रेशन एक्ट बहुत लंबा चल सकता है, पूरी डॉक्यूमेंट्री आपकी, पूरा बहुत सारी चीजें चल सकती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको खोल खोल के सब चीजें बता सकते हैं, लेकिन जो एसेंशियल है जिसमें से प्री आना है वही इस पे काम कर रहे हैं, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट सेक्शन के समझ में आने चाहिए कि ये है क्या, किस बारे में बात करता है, क्यों बात करता है, बस इतना काफी है आपके लिए और इतना ही जानना है, ठीक है। ऑफ प्रेजेंटिंग विल्स एंड ऑथराइज टू अडॉप्ट, विल को और दत्तक ग्रहण प्राधिकार को उपस्थापित करने के विषय में बात करता है। चैप्टर 8 सीधा सीधा बात कर रहा है, एक तो आपके विल के संबंध में बात करता है, एक तो आपके अडॉप्ट अथॉरिटी टू एडॉप्ट के बारे में बात करता है। अथॉरिटीज टू एडॉप्ट के बारे में बात करता है, और एक आपका किसके बारे में बात कर रहा है भैया, बिल के संबंध में बात करता है। क्या बात करता है बिल के संबंध में, ये बोल रहा है कि टेस्टेटर और जो आफ्टर डेट ऑफ एनी पर्सन क्लेमिंग टू एग्जीक्यूटर एंड अदरवाइज अंडर विल में प्रेजेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन और सब रजिस्ट्रार ऑफिस टू रजिस्ट्रेशन। कितनी प्यारी बात बोला है, आपको फटाफट ये लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। क्या बात बोल रहा है, ये बात बोल रहा है सेक्शन 40 जो हम कर रहे हैं, देखिए क्या बात बोल रहा है सेक्शन 40। सेक्शन 40 बात सिर्फ ये बोल रहा है कि कोई भी टेस्टेटर है, बिल का क्या होता है, एक टेस्टेटर होता है, या आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ इसके अधीन क्लेम करने वाला कोई व्यक्ति है, या तो कोई टेस्टेटर है, या आफ्टर डेथ इसके अधीन कोई क्लेम करने वाला व्यक्ति है, या तो एग्जीक्वेंट है, निष्पादी वही वाली चीज आ गई वहां पे भी, ये दोनों है, ठीक है। वसीयत करता मतलब टेस्टेटर, और इसकी मृत्यु के पश्चात, इसी टेस्टेटर की मृत्यु के पश्चात जो दो एग्जीक्यूटर है, जो एग्जीक्वेंट है, या कोई क्लेम करने वाला इसके अधीन कोई व्यक्ति है जो इसके अधिकारों के अधीन दावा करता है, तब क्या होगा, तब ये जो डॉक्यूमेंट है, जो विल है, उस विल को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा है। रजिस्ट्रार ऑफिस जिले में होता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस सब डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे रजिस्ट्रार के समक्ष और सब रजिस्ट्रार के समक्ष। क्लियर हो गया। अब ये एडॉप्टेड अथॉरिटीज के बारे में क्या बात करता है, दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के बारे में क्या बात करता है, सेम, एनी अथॉरिटी टू अडॉप्ट, एनी अथॉरिटी टू अडॉप्ट या एडॉप्टेड सन, दोनों की बात करता है। एनी अथॉरिटी टू एडॉप्ट, या दूसरा बात करता है एडॉप्टेड सन के बारे में, दोनों के बारे में बात करता है कि चाहे एनी अथॉरिटी टू एडॉप्ट है या एडॉप्टेड सन के बारे में बात करता है। तो ये भी वो सेम प्रोसीडिंग करेंगे, लाएंगे इनके अधीन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देंगे, दत्तक ग्रहण प्राधिकरण, ठीक है। क्या लिखा है इसको पढ़ लीजिए। दत्तक प्राधिकरण किसी भी दत्तक प्राधिकार का दाता या उसकी मृत्यु, दत्तक प्राधिकार मतलब डोनर होता है, जो देता है दत्तक प्राधिकार देता है, ठीक है। ये क्या है, ये डोनर है, तो भैया ये डोनर है, और डोनर की अगर डेथ हो गई तो इनके अधीन कौन आता है, या तो जिसको अथॉरिटी मिली है अडॉप्ट करने की, और या तो एडॉप्टेड सन है, दत्तक ग्रहण करने वाला व्यक्ति जिसको ग्रहण किया गया था, वो खुद व्यक्ति सन, वो भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि डोनर की डेथ के बाद। तो देखो दत्तक ग्रहण प्राधिकरण से क्या समझे आप, दत्तक ग्रहण प्राधिकरण, दत्तक ग्रहण प्राधिकरण मतलब जिसको अडॉप्ट करने का अधिकार है, जिसको अडॉप्ट करने का पावर दिया गया है। और ये अथॉरिटी टू अडॉप्ट क्या है, अथॉरिटी टू अडॉप्ट मतलब डोनर बोला गया है कि ये दत्तक ग्रहण देता है, क्या करता है, ये दाता है, कि जो दत्तक ग्रहण का पावर देता है, तो किसको देगा, अथॉरिटी है टू अडॉप्ट करने की, उसको दे दिया, अब इसको अथॉरिटी है अडॉप्ट करने की, ग्रहण कर सकता है। या एडॉप्टेड सन तो वैसे ही है, उसको पावर मिली जाती है, वो
माना जाएगा। अगर उसको अडॉप्ट कर लिया गया है तो भैया मेंटेनेंस और ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये वाली बात है। चलिए 41 क्या बोला, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट। क्या बोला, विलों का और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों का रजिस्ट्रेशन। दत्तक ग्रहण प्राधिकारों का रजिस्ट्रेशन करना है, एक डॉक्यूमेंट रहेगा, उस डॉक्यूमेंट पे इसका नाम रहेगा कि इस व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट बनेगा। वो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट दत्तक ग्रहण प्राधिकरण, और दत्तक ग्रहण प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं जो कि लिखा है कि एनी ऑथोराइज, उसको एनी ऑथोराइज किसी को भी कर सकता है डोनर, और या तो एडॉप्टेड सन, वो भी अगर इसको अडॉप्ट कर लिया है पहले वाले को भी, तो वो एडॉप्टेड सन भी क्या कर सकता है, दूसरे जो जिसको अधिकार प्राप्त हुआ है ये अडॉप्शन का, वो भी क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकता है। और यही हमें पढ़ना है। क्या लिखा, वसीयत करता है या दाता, दोनों के बारे में, या तो विल है या तो क्या है, टेस्टेटर है या तो डोनर है। यह उपस्थापित की गई दत्तक ग्रहण प्राधिकरण किसी अन्य डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन करने की वैसी रीति से रजिस्ट्रेशन होगा जैसे कि हमने पहले कर रखा है। कि मतलब रजिस्ट्रेशन की कोई अलग रीति नहीं होगी कि भैया डॉक्यूमेंट कैसा है, एडॉप्टेड अथॉरिटीज द्वारा बनाया गया है, डॉक्यूमेंट कैसा है, कोई टेस्टेटर द्वारा बनाया गया है, ठीक है, तो भैया वो नहीं हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ कि मतलब दत्तक ग्रहण प्राधिकार किसी भी अन्य दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की रीति जैसी ही होगी। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट बनता है आपका, चाहे वो विल हो, चाहे वो अडॉप्टेड अथॉरिटी द्वारा बनाया गया कोई डॉक्यूमेंट हो, या जिसके किसी एजेंट को ये डॉक्यूमेंट दे गया है जिसको अथॉरिटी है रजिस्ट्रेशन कराने की, या अडॉप्टेड सन को दे दिया गया है, तो इसके रजिस्ट्रेशन का मैनर वही मैनर होगा जैसे कि पहले रजिस्ट्रेशन है। मतलब जैसे कि रजिस्ट्रेशन वास्तविकता में होता है कि दो विटनेस चाहिए हैं, दो एग्जीक्यूटेंट चाहिए हैं जिन जिन के बीच में ये हो रहा है ना, रजिस्ट्रेशन के ये पूरा मामला हमें आगे पढ़ने मिलेगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसी प्रक्रिया होती है। क्लियर हुआ। 41 यही बोल रहा है कि हकदार व्यक्ति है या तो स्वयं किसी अन्य दस्तावेज को डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए रीति, या तो कोई विल है या कोई दत्तक ग्रहण प्राधिकार का उसे उपस्थापित करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किया जाए तो उस दशा में रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा। और रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर का यदि संविधान हो जाए, इसका अपन चार्ट बनाते हैं, आपको वन शॉट में पूरा क्लियर हो जाने वाला है। कैसे, देखिए सेक्शन 41 क्या बात करता है। सेक्शन 41 रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है कि भैया हमें इनका क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। किनका कराना है, एक तो विल का कराना है, एक तो हमारी अथॉरिटीज ऑफ एडॉप्ट, जो हमने अडॉप्ट अथॉरिटी है, ठीक है। अब ये कौन होता है, ये डोनर हो सकता है, और ये कौन हो सकता है, ये टेस्टेटर होता है, वसीयत करता, और ये अथॉरिटी एडॉप्शन की अथॉरिटी दाता, ठीक है, ये डोनर होता है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये एनी डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन की रीति वैसी होगी जैसे कि अदर डॉक्यूमेंट की भी होती है ना। जैसे कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उनके रजिस्ट्रेशन की रीति कैसी होगी, सेम होगी जैसे कि इन दोनों की होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है इसमें, दूसरी चीज ये बोलता है कि कोई भी अडॉप्टेड अथॉरिटी है या कोई विल है, अडॉप्टेड अथॉरिटी है या कोई विल है, अगर इनका रजिस्ट्रेशन कराना है, अब ये दोनों नहीं है, तो इनके अधीन कोई हकदार है, इंटाइटल पर्सन है, क्या है, इंटाइटल पर्सन है, उसको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसका हक बना रजिस्ट्रेशन कराना, इन दोनों के मरने के बाद उसको मिला, ठीक है। तो अब इंटाइटल है, इसको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये भी क्या कर सकेगा, रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा, ये क्या करा सकेगा, रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। बट यहाँ पे कंडीशन लग गई, बट क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर होना चाहिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए। किससे सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये इंटाइटल पर्सन से। अब ये कैसे होगा, इसको जानने के लिए देखिए आगे पढ़िए कैसे होगा। पहले तीन चीजें हैं, एक तो आपका ए है, दूसरा आपका बी है, और तीसरा आपका
सी है। तीन चीजों को पढ़िए। पहला लिखा है कि जो विल है आपकी या जो अथॉरिटी ऑफ एडॉप्शन है, विल है या अथॉरिटी ऑफ एडॉप्शन है, इनके टेस्टेटर और डोनर द्वारा, पहला तो सेटिस्फाई ये होना चाहिए कि ये टेस्टेटर द्वारा ही साइन किया गया है, एग्जीक्यूट हुआ है, या जो डोनर है उसके द्वारा क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। इन दोनों के द्वारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। पहला तो ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि जो विल है वो टेस्टेटर द्वारा, जिसकी वसीयत करता है उसी के द्वारा बनाई गई है, उसी के साइन है। जो एडॉप्शन ऑफ अथॉरिटी है, डोनर है जिसने ये अधिकार दिया है एडॉप्ट करने का, वो उसी के द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है। दूसरी चीज क्या बोल रही है, यदि टेस्टेटर और डोनर पहली चीज मर गए हों, और ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इन दोनों की डेथ हो गई हो, तब तो वो करेगा ना, तब तो वो सर्टिफाई होगा, तब तो आपको एंटाइटल पर्सन मानेगा कि हाँ आपको अब मिलना चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज हम की सेक्शन 40 में बड़े अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। सेक्शन 40 में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 40 बड़े अच्छे से अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, विलो और दत्तक ग्रहण पर अधिकारों को उपस्थापित करने का हकदार व्यक्ति, और सेम प्रोसीजर वही होगी। ठीक, उनकी मृत्यु के पश्चात रजिस्ट्रीकरण के लिए कैसे जाएगा, वो जाएगा उप रजिस्ट्रार के पास या रजिस्ट्रार के पास। क्लियर। तो ये हमारा था, और ये चीज आपको प्री में हो सकता है पूछी जाए कि आपको कैसे सेटिस्फाइड करना है। तो पहला यही वाला आ सकता है कि मरा प्रूफ करना है, एग्जीक्यूट दोनों के द्वारा हुआ चाहिए, और सेक्शन 40 जो कि हमने पढ़ा है कि एंटाइटल पर्सन उसका हकदार होता है आपके टेस्टेटर का या डोनर का। तो कौन कौन होते हैं पर्सन, तो आप बता देना। क्लेम करने वाला व्यक्ति होता है ना, और एग्जीक्यूटेंट होता है विल की कंडीशन में, इसमें होता है एडॉप्टेड सन होता है, और जिसको अथॉरिटी मिली है एजेंट इसका जो भी है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या था, 41। चैप्टर 9, चैप्टर 9 पे आ जाइए। बात करते हैं चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 क्या बात करता है, चैप्टर 9 बात करता है डिपॉजिट ऑफ विल, जो को आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके घर में भी आपके दादाजी दादी, ठीक है, मेरे यहाँ पे एक दादी हैं, उनने रजिस्ट्रार के पास पहले से एक पक्की बिल रजिस्ट्रीकरण करा के रख ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार बिल एग्जीक्यूट उनके द्वारा हो गई तो दोबारा नहीं, वो उसको जाके कभी भी खारिज करा सकती हैं और दूसरी बनवा सकती हैं। तो इसी चक्के चीजें में आपको पढ़ना है। क्या हो रहा है, डिपोज कर रहे हैं बिल को, क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं बिल को, इसको बिल को। ठीक है, कैसे कर रहे हैं आइए जानते हैं। 42, 43, 44, 45 और 46, ठीक है, तीनों को ध्यान में रखना। 42 क्या बोलता है, 42 बोल रहा है कि विलों के निक्षेप के बारे में पढ़ना है, डिपॉजिट ऑफ विल्स, डिपॉजिट ऑफ विल्स के बारे में। ठीक है, तो कैसे होता है, पहले तो आप ये समझिए, ये एक विल है, इस विल पे होते हैं यहाँ पे साइन, और जिस डेट पे हो गया वो वाली चीज होती है। समझ में आई, ये पूरे ग्राउंड होते हैं, ये किसको देना, क्या करना है, कोई जमीन है तो यहाँ से उसको निकलने का रास्ता देना है, इसको देना है ना। तो ये क्या है, ये विल, ये साइन होती है, किसके द्वारा साइन, किसके द्वारा होती है, ये वसीयतकर्ता के द्वारा होती है। जो टेस्टेटर होता है उसके साइन होंगे यहाँ पे ऊपर। ठीक है, जैसे ये साइन हुआ, बंद लिफाफा हुआ, ये एक लिफाफा है जिसको कवर बोला है, इस कवर के ऊपर भी क्या होंगे, उसके साइन होंगे। ठीक है, और जिसको उसको अथॉरिटी देनी है, ठीक है, मुख्तार लिखा है इसमें, मुख्तार का नाम होगा, ड्यूली ऑथराइज एजेंट उसका भी नाम होगा, वसीयत करता या तो स्वयं का नाम या तो मुख्तार करता का नाम उसके द्वारा होगा, या तो उसको जिसको अथॉरिटी देनी है उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा कि इनको नाम पे हम क्या कर रहे हैं, ये बिल छोड़ रहे हैं कि हमारे छोटे पुत्र को पूरी संपत्ति दी जाए, हमारे बड़े पुत्र को पूरी संपत्ति दी जाए, तो इसका नाम होगा, इनका नाम होगा। अब उसको लिफाफे को बंद करके इसके ऊपर वसीयतकर्ता का भी नाम होगा, और किसका नाम होगा, आपका जो अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको देना चाहते हो आप, उसका भी नाम होगा, पहली चीज है ना। अब इन दोनों को लेखबद्ध करके कहाँ भेजा जाएगा, रजिस्ट्रार,
ऑफिस। समझ में आ रहा बात को, है ना। तो इन लोगों के नाम होंगे सबके। एक तो आपके यहाँ पे पूरा नाम होगा किसके बिहाफ पे किसको देना है, यहाँ पे लास्ट में साइन हो जाएंगे, फिर लिफाफे भी उसका नाम होगा और आपका होगा, पीछे साइन हो जाएंगे। इसके बाद रजिस्टर ऑफिस में आप क्या कर दोगे, उसको भेज दोगे। अब आपका ये फर्स्ट सबसेक्शन यही बात करता है, आप देख लीजिए क्या बात कर रहा है। यही बोल रहा है ना कि कोई भी वसीयत करता अपने बिल को मुद्राबंद लिफाफे में, लिफाफे पर अपना नाम, अपने पेयकर्ता का नाम दस्तावेज की प्रकृति में कथन लिखकर रजिस्ट्रीकरणकर्ता के पास स्वयं या तो सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा क्या करेगा, निक्षेप करेगा। या तो वह स्वयं जा सकेगा या तो उसके एजेंट के द्वारा उसको रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजा देंगे डिपॉजिट कराने के लिए। क्लियर हुआ? क्या हुआ, देखिए हुआ ये कि एक ये बिल है, बिल पे नाम होता है, सिर्फ आपको इतना याद रखना जिसके नाम से होना है वो, और आपका नाम कि आप कर रहे हो। दूसरा, इसको बंद करो एक लिफाफे में, तब भी आपका नाम या अटॉर्नी का नाम जिसको आपने दी है वो। या तो आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए स्वयं लेके जा सकते हो, या तो हिमसेल्फ चले जाओ, या तो किसी ऑथराइज एजेंट के माध्यम से उसको रजिस्ट्रार ऑफिस भिजवा दो। ये बस इतनी सी कहानी आपकी थी। ठीक है, सेक्शन 43 पे आ जाइए। 43 प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि डिपोज करने की प्रोसीजर क्या है। ये तो क्लियर बात है कि डिपोज करने की प्रोसीजर चेक करनी है, तो हमें अब चेक करना है प्रोसीजर। और हमें प्रोसीजर कहाँ मिलेगी, सेक्शन का नाम याद रखना, सेक्शन 43 में है प्रोसीजर। कैसी प्रोसीजर है, पहला तो है सच कवर लिफाफा। क्या बोलता है, सच कवर लिफाफा ऑन रिसीव रजिस्टर्ड। जैसे ही लिफाफा यहाँ से पूरा पैक होके गया, आपका नाम और अटॉर्नी का नाम कहाँ गया, रजिस्ट्रार के पास गया, तो रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होना चाहिए। वही वाली बात आ गई फिर से कि रजिस्ट्रार कैसे होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो लिफाफा है और जिसमें अंदर वसीयत रखी है वो विल वही विल है जो टेस्टेटर द्वारा जारी की गई है, टेस्टेटर द्वारा जारी की गई। ये विल टेस्टेटर की ही है, वसीयतकर्ता की ही है, या उसका एजेंट जिसको ऑथराइज किया वही लेके आया है। ठीक है, तो वही है जो वसीयत करता है या उसका एजेंट है। ठीक है, लिफाफा वही है जिसपे वसीयत करता के सिग्नेचर हैं, अटॉर्नी के सिग्नेचर हैं, या उसका जो एजेंट लेके आया, वसीयत करता नहीं है तो उसके एजेंट के माध्यम से बुलाया। पहले तो सेटिस्फाई होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन करता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को ये सेटिस्फिकेशन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए कि वह वही विल है जो टेस्टेटर ने जारी की है, जो उसका एजेंट लेके आया है, वह वही लिफाफा है। ठीक है, दूसरा ये बोल रहा है कि लिफाफे के ऊपर, किसके, इस कार्ड के ऊपर, लिफाफे कवर के ऊपर क्या है, वो क्या करेगा, वो लिखेगा, ये मान के चलो एक लिफाफा है, इस लिफाफे पर लिखेगा माह, दूसरी चीज वर्ष, तीसरी चीज दिन, वाह वर्ष दिन, और तीसरी चीज टाइम। ये वो लिखेगा, आपको तो नाम और अटॉर्नी लिखना है, लेकिन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर क्या लिख रहा है, माह वर्ष दिन और टाइम लिख रहा है। और ऐसे व्यक्ति का नाम जो वसीयत करता है उसके एजेंट की पहचान में साक्ष्य के रूप में है। और क्या लिखेगा, नाम लिखेगा जो या तो टेस्टेटर को जानते हैं या तो एजेंट को जानते हैं, दोनों की पहचान धारण करते हैं कि हाँ ये दोनों, ये इसका एजेंट है और ये वही व्यक्ति है जिसकी ये विल आई है आपके पास। ठीक है, पहचान देते हैं, पहचान करते हैं, तो ये क्या होगा, पहचान देंगे तो एज अ एविडेंस ट्रीट होगा, तो वह व्यक्ति क्या होंगे, विटनेसेस हो जाएंगे। क्लियर बात है? ठीक है, और जिसमें वर्ड लिखा है, और लीजिएबल इंस्क्रिप्शन विच मे बी ऑन सील ऑफ द कवर, मतलब जैसे ये सील क्या करता है, वो ये बिल आती है और बिल पे ये बंद लिफाफे पे ये होता है, और एक इंस्क्रिप्शन भी लिखेगा। क्या लिखेगा साथ में, इंस्क्रिप्शन, और इंस्क्रिप्शन एजिएबल ऑन सील, सील पर। ठीक है, उसके लिफाफे के कवर पे लास्ट वाली लाइन आप देखिए, लास्ट वाली लाइन बड़े शानदार लिखी है। क्या लिखी, मुद्रा पे, किसी ऐसी किसी भी मुद्रा पर जो कि लिफाफे पर लगी है, लगी है, सील लगी है, लगी है, किसी सुपाठ्य अंतर लेखन का टिप्पण कर सकेगा। उस सील को भी क्या कर देगा, वो टिप्पण
कर देगा, नोटिंग कर देगा खुद की नोटिंग। नोटरी में गए हो ना आप, तो नोटरी होती है ना, अटेस्ट होती है, नोटरी होती है, तो नोटिंग और टिप्पण जो कि हम कहाँ नेगोशिएबल एक्ट की सेक्शन 99 और 100 में हम पढ़ते हैं ना ये सब चीजें, तो वही चीज कर देगा वो। NIA की सेक्शन 99 और 100 की चीज को करके काम कर देगा वो, नोटिंग करेगा, सबकी सीधी बात। इतना याद रखना कि वो तो नोटिंग करेगा, अंतरलेखन टिप्पण कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। और इस जो डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रीकरण कर दिया उसने, ठीक है, उसको रखेगा एक अग्नि पेटी में। बताइए अग्नि पेटी कहाँ है? तो सेक्शन 16 में है, पढ़ के आए हैं, है ना, सेक्शन 16 में है। इसकी बिल्कुल जांच हुई है, पूरी जांच हुई है, माह लिखा है, वर्ष लिखा, दिन लिखा, टाइम लिखा, उन व्यक्तियों के नाम लिखे जो एजेंट को जानता है, उन व्यक्ति के नाम लिखे जो टेस्टेटर को जानता है। उसके बाद क्या करा है, इंस्क्रिप्शन पूरा कर दिया है, निरीक्षण इंस्क्रिप्शन डिटेल में पूरा, और उस सील पर क्या कर दिया है उसने, नोटिंग कर दी है कि ये वही व्यक्ति है जिसकी टेस्टामनी है, जिसकी वसीयत है वो। ठीक है, ये वही एजेंट है जो उसे लेके आया है। ठीक है, तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि झूठी बिल तो नहीं है, सच्ची बिल उसी के नाम से आई है, वही सिग्नेचर है, ये सब चीजें वो चेक करता है। और चेक करने के बाद वो क्या कर देता है, इसको सुपाठ्य पढ़ने लायक होना चाहिए, और उसको टिप्पण कर देगा कि हाँ दैट्स इज रजिस्ट्रीकृत बिल। क्लियर? चलिए 44 क्या बात करता है? 44 बात कर रहा है सेक्शन 42 में जो आपने डिपॉजिट किया है सील कवर करके, उसको विड्रॉ कराने की बात। अब भैया आपकी जो बिल है वो रखी है अग्नि पेटी में, अब आप करा रहे हो उसको विड्रॉवल। और विड्रॉवल क्यों करा रहे? या तो टेस्टेटर है नहीं, टेस्टेटर गया डेथ, और जब डेथ होगी तो इनके LR आ गए कि अब तो हमें पापा की बिल चाहिए है भैया, तो ये विड्रॉ कराते हैं, वापस लेते हैं। या तो ये खुद ही नई डेथ होगी तो खुद वापस लेना चाहता है ना, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये है तो खुद वापस ले ले, या तो नहीं है तो ये इनके LR। ठीक है, चलिए क्या बात करते हैं। यदि वसीयतकर्ता जिस लिफाफे में निक्षिप्त किया है उसका प्रत्यग्रहण करना चाहता है और रजिस्ट्रार से उस निक्षेप में धारण किए हैं, या तो स्वयं या सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता के आवेदन पर कर सकेगा, या ऐसे रजिस्ट्रार का समाधान हो जाएगा कि आवेदन वास्तव में वसीयतकर्ता या उसके अभिकर्ता हैं, तो तदनुसार उस लिफाफे को परिदत्त कर देगा। वही वाली बात हो गई ना, हुई यही वाली बात। अब इनको बिल चाहिए भैया, और इस बिल का रजिस्ट्रीकृत बिल है। अब इस बिल को क्या कराना है, उनको चाहिए है कि देखें पापा ने हमारे नाम पे क्या किया। अगर पापा ने हमारे नाम पे कुछ नहीं किया और पापा खुद ही जिंदा है, तो पापा सोच रहे हैं कि ठीक है नहीं यार गलत बेटे के नाम पे कर दिया, अब तो हमें ये वाली बिल क्या करनी पड़ेगी, विड्रॉ करनी पड़ेगी, वापस लेनी पड़ेगी। तो वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन या तो टेस्टेटर खुद लगाएगा, या तो इसका एजेंट लगाएगा, अभिकर्ता लगा देगा, है ना। कौन लगा देगा? अभिकर्ता लगा देगा, या तो एजेंट लगा देगा, या तो खुद लगा देंगे। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये लिफाफा वापस हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। लिफाफे का प्रत्यग्रहण कैसे किया जाएगा, या तो टेस्टेटर द्वारा खुद किया जाएगा, या तो उसका कोई एजेंट है उसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन टेस्टेटर भी नहीं है, एजेंट भी नहीं है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो इस बिल को निकलवाने के लिए भी क्या लगाएगा, वो एप्लीकेशन लगानी ही पड़ेगी। देखो दो चीजें हैं, ये विड्रॉवल है। विड्रॉवल मतलब जिस चीज को आपने पेश किया उस चीज को वापस ले रहे हो, मतलब उसका अस्तित्व हो जाएगा खत्म। लेकिन ये वाली जो चीज है, इस चीज को ये देखने के लिए लगाएगा, ये विड्रॉ के लिए नहीं, विड्रॉवल नहीं है ये LR जो है, जब पापा नहीं रहेंगे तो अब इस बिल का एग्जीक्यूशन होगा कि भैया ये बिल में पापा ने मेरे नाम पे 10 एकड़ जमीन करी है तो ये होगा। ये विड्रॉ थोड़ी है, ये तो ये जानकारी लेने के लिए कि बिल में है क्या। लेकिन ये क्या है, ये बिल को समाप्त करने के उद्देश्य से कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली बिल, मुझे ये वाली चीज नहीं करनी है, मैं अपने बेटे को 10 एकड़ जमीन नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं हो तो फिर वो एप्लीकेशन लगा के फिर वो निकलवा सकता है, वापस लेगा आपकी बिल और देखेगा कि हमारे पापा ने आपको क्या कर दिया है। क्लियर, समझ में आ रहा है?
अब देखो निक्षेपक की मृत्यु की प्रक्रिया क्या लिखा है, निक्षेप किया गया है और उसकी मृत्यु हो जाने पर रजिस्ट्रार उसे निक्षेपक के रूप में धारण करता है। तो रजिस्ट्रार से उसे निक्षेप के रूप में धारण करता है। यह आवेदन किया जाएगा कि उसे खोला जाए और रजिस्ट्रीकरण का समाधान हो जाता है। वसीयतकर्ता मर गया है तो आवेदक की उपस्थिति में लिफाफा को खोलेगा और अंतर प्रस्तुत नकल की संख्या 3 की पुस्तक कराएगा और नकल कर ली गई है तो रजिस्ट्रार मूल विल को पुनः निक्षिप्त कर देगा। ये वाली कंडीशन कहाँ मिली आपको, ये सेक्शन 45 में मिली। सेक्शन 45 में क्या मिला कि टेस्टेटर अगर नहीं रहे तो एलआर क्या करेगा, खुलवाएगा और वो भी एप्लीकेशन लगाएगा, जो कि मैंने बोला है। ये क्या लगाएगा, एप्लीकेशन लगाता है, ये भी एप्लीकेशन लगा रहा है, ये भी एप्लीकेशन लगा रहा है और ये एप्लीकेशन लगा रहा है खुलवाने की कि मेरे पापा ने पक्का मेरे लिए सरप्राइज रखा होगा, कुछ ना कुछ अच्छी चीज निकाली होगी, है ना, हो सकता है 10 करोड़ रुपए मेरे नाम पे करके चले गए हों, तो खुलवाएगा। और किसके समक्ष खुलेगा, वो रजिस्ट्रीकरण कर्ता के समक्ष, रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के समक्ष खुलेगा। और जब खुलेगा तो उसको कॉपी दे दी जाएगी, ये ले भैया कॉपी, और ओरिजिनल को अपने पास रखेगा, वापस डिपॉजिट कर देगा। यही आपके प्री में पूछा जाएगा कि यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, यदि उसका कोई एलआर आता है, उसका कोई प्रतिनिधि आता है, तो उसको खुलवाने की क्या प्रक्रिया होगी, तो वह खुलवाएगा उस बिल को खुलवाने के बाद उसकी एक फोटोकॉपी प्रतिलिपि दी जाएगी उसको एलआर को, लेकिन ओरिजिनल का क्या होगा, ओरिजिनल नहीं दी जाएगी, ओरिजिनल वापस क्या हो जाएगी, डिपोज हो जाएगी, अग्नि पेटी में रखी जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए 46 में आप तो सीधा याद रखना, कुछ अधिनियम या न्यायालयों की शक्तियों के मतलब सेविंग क्लॉज है। ये क्या है, ये सेविंग क्लॉज है। किसका सेविंग क्लॉज है, सर्टेन अमेंडमेंट सर्वे एनेक्टमेंट और पावर ऑफ कोर्ट का है। तो देखिए आप तो पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नहीं लिखा है। 46 में 46 बिल्कुल सीधा सीधा बात करता है कि सेविंग क्लॉज है ये आपका कि इंडियन सक्सेसर एक्ट 1865 है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट 1881 है, ठीक है, 80 और सेक्शन जो 81 है उसको बंदों में जो विल को आदेश को पेश कराने के लिए न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बस सबकी सीधी बात। तो ये याद रखना कि जो सक्सेसर एक्ट है और जो एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट है और जो इसमें उपबंध है 81, इन पे कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। किस चैप्टर का, आपके चैप्टर 9 का, बस इतना आप ध्यान देना। सेविंग क्लॉज कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए विल के संबंध में, तो ये आपका 46 है। क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।